हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारा चल रहा है एक तरफ से चमोली जनपद, एक तरफ से इतिहास। और इतिहास आज हम फिर जानने की कोशिश करेंगे इतिहास में था क्या क्या, है ना। तो जिन लोगों ने पहले ही मेरी शुरू से मतलब वीडियो देखी है तो उनको बता दूं कि उनको क्या करना है। उनको जो है पहले की वीडियो देखनी है, तभी उनको इतिहास समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा, है ना। तो मैं लिख लेते हैं फटक से। उत्तराखंड क्या है आपका, फिर ये यहाँ से शुरू हो गया है उत्तराखंड हिस्ट्री। तो हमने इसको 3 कैटेगरी में जो है जल्दी जल्दी समझ लेते। 3 कैटेगरी में डाला था। कौन कौन से? पहला डाला था हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ करके हुए चलेंगे। फिर था आपका प्रोटो हिस्टोरिक, है ना, हिस्टोरिक। और फिर है आपका हिस्टोरिक पीरियड, है ना, हिस्टोरिक पीरियड। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। प्री हिस्टोरिक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने अलग अलग जनपदों से मिलने वाले शैल चित्र, गुफाएं, चित्र वगैरह सारा हमने देख लिया। कुछ अवशेष वगैरह मिले थे, जैसे अल्मोड़ा से मिला था इसमें, है ना, चमोली से मिला था, हरिद्वार से मिला था, पिथौरागढ़ से मिला, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी, ये सब हमने पढ़ लिया था। पौड़ी और ये पिथौरागढ़, ये सब हमने यहाँ पढ़ लिया था, है ना। तो ये चीजें हमारी कवर हो चुकी थी, जिसमें हमने अल्मोड़ा से जो जो जगहों से जो जो मिला, चमोली से मिला, हरिद्वार से मिला, पौड़ी, इसमें ही थापली भी आ जाता है, तो ये पौड़ी के ही अंदर आपका आ जाएगा। फिर हम जंप करे थे, ये पहला कालखंड है। इसमें मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के हिसाब से आप देखोगे इतिहास का वो कालखंड जिसमें चीजें प्राप्त हुई है, लेकिन चित्रों के रूप में ज्यादा प्राप्त हुई हैं। लिखा भी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता, पता नहीं क्या लिख के गया है, समझ ही नहीं आया, है ना। फिर ये इतिहास का दूसरा कालखंड है, प्रोटो हिस्टोरिक। अगर आप इंडियन हिस्ट्री के पर्पज से भी देखोगे तो इसमें लिखा गया है, लेकिन इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है ना। इसमें लिखा ही नहीं है, थोड़ी बहुत जितना मतलब कुछ लिखा ही नहीं है, चित्रों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करा है। प्रोटो हिस्टोरिक में लिखा है कुछ कुछ चीजें जो थोड़ी बहुत पढ़ भी पाते हैं, हिस्ट्री के हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन जैसे इसमें सिविलाइजेशन पूरी आ जाती है, लेकिन पता नहीं क्या क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लिखा तो है उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, पर उनको अब पता होगा कि उनकी लैंग्वेज क्या है। और इस इतिहास उत्तराखंड के हिसाब से देखेंगे तो इसमें हमने जो है पढ़ा था कि मतलब उत्तराखंड वो केदार स्कंद पुराण के केदारखंड और मानस खंड में क्या है, तो केदारखंड गढ़वाल का बोला गया था और मानस खंड जो है वो उत्तराखंड वो सॉरी कुमाऊं का इसमें बोला गया था, है ना। अब इसी में एक पॉइंट और आ जाता है, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां। पहले कोई ना कोई तो रहा होगा, सीधा चंद थोड़ी आया, है ना। चंदिया परिवार या कुणित वगैरह ये नहीं आएंगे। ये लास्ट है इसका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का। और इसके बाद फिर हम जंप करेंगे हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले हमारा शुरू होगा कुणित वंश से, है ना। तो वो एक अलग मैटर है। आज पहले इनको देख लेते हैं, इन जातियों को। कुछ इन जातियों की अपनी अपनी विशेषता थी। इनको अनार्य कहा गया अभी, है ना। अनार्य मतलब यहीं के ये मूल निवासी थे। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया हिस्ट्री का, ताकि आसानी से आपको समझ आए। ये थोड़ा लंबा कालखंड होगा, लंबा खिंचेगा ये, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है और मजेदार फैक्ट भी है। चलिए ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं पुरा प्रजातियां। तो पुरा प्रजातियां में हमको क्या क्या पढ़ना है ना। पढ़ेंगे तब जब ये पढ़ने देगा हमको। पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, मुझे बोला भी मैंने कि भाई इसको ठीक कर दो, लेकिन हमारी कौन सुनता है ना। ये देखो, खैर अब मैं उसे लिखूंगी नहीं। ठीक है। तो पुरा प्रजातियों में सबसे पहले आ जाते हैं कोल। ठीक है, मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ इसको दिक्कत है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो ये ग्रीन कर देता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है इसका, पता नहीं क्या है इसका। मैंने पूछा भी था जहां से मैंने ये खरीदा था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हम आएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे, लेकिन वो नहीं आए, पता नहीं क्या है। बाकी तो मैं कहीं भी लिख लेती हूँ, ये नहीं करता है ना। लेकिन पता नहीं यहाँ लिखती हूँ तो ये ग्रीन ग्रीन पता नहीं क्या है, कभी कभी करता है। सारा कचाइन हो गया है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कोल। खैर उसको छोड़ देते हैं, उसके चक्कर में तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले है कोल। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति है, प्रथम जाति थी कोल। PYQ भी ये देखो फिर करने लग गया, है ना। प्रथम जाति है, प्रथम जाति। ओहो, प्रथम जाति, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका, ये कुछ है इसमें चक्कर ना, खैर बाद में चेक करूंगी। तो प्रथम जाति किसे कहा गया? कोल कहा गया। और इनको मुंड या शबर भी कहा जाता है। इनको क्या है, अब ये क्या कर रहा है,
मुंड या शबर, मुंड या शबर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कोल जाति कोई है ना, तो प्रथम जाति थी और मुंड और शबर भी इनको कहा जाता है। अगर आप देखोगे तो व्यवसाय जाहिर सी बात है इनका पहले के टाइम पे क्या ही होगा, कृषि होगा। व्यवसाय क्या होगा इनका, कृषि होगा, है ना। फिर है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वो आपका क्या हो जाएगा, कृषि। ठीक है, फिर है आपका, अब मुझे हंसी आ रही है इसको देख के, और जो कुमार कुमारी है ना, कुमार और कुमारी आप देखते हो, कुमार और कुमारी वो इन्हीं की देन है ना। आज आप कुमार कुमारी लगाते हो ना नाम के आगे, हमारे यहाँ तो मतलब सबके यहाँ शादी से पहले कुमारी लिखा जाता है, कुमार तो बहुत सारे नामों में, तो वो इन्हीं की देन है ना। बहु विवाह इनके यहाँ प्रचलित था, मतलब एक से ज्यादा शादियां ये कर सकते थे, तो बहु विवाह जो है इनके यहाँ प्रचलित था, पहली ये जाति थी। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। और जो एसपी डबराल हैं, शिव प्रसाद डबराल, मैंने आपको बताया था इनका नाम, जिनको चारण भी कहा गया है, इन्हीं को एक्स्ट्रा में देखोगे तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो ये आया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, पीडिया ऑफ उत्तराखंड, ऑफ उत्तराखंड किसको, एसपी डबराल को। इन्हीं का उपनाम क्या है, चारण। दोनों क्वेश्चन आए हैं, दोनों क्वेश्चन आए हैं, चारण उपनाम भी पूछा है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी पूछा है। तो इन्होंने ही कहा कि उत्तराखंड की जो प्रथम जाति है वो क्या है, कोल है, मुंडा और सबर भी इनको कहा जाता है, व्यवसाय इनका कृषि था, कुमार कुमारी इन्हीं की देन है, बहु विवाह इनके यहाँ प्रचलित था, बाकी इसके अलावा इनमें कुछ कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी जाति देते हैं। अच्छा, ये आराम से मस्त अपना खा रहे थे, पी रहे थे, कोई दुख दर्द इनको नहीं था, सिर्फ पेट का दुख था, बाकी इनको कोई संजो करके कुछ नहीं रखना था। अचानक से इन पर हमला बोल देते हैं, कौन, किरात, है ना। तो नेक्स्ट जो जाति होगी दूसरी, वो होगी आपकी किरात। ठीक है, तो कोलों का दमन किसने किया, किरात, और किरातों ने मार मार के ऐसे लसाड़ लसाड़ के इनको भेज दिया कहाँ, एक दुर्गम क्षेत्र में, घाटी में। बोला इधर प्लेन में नहीं रहेगी, इधर क्या है, हम रहेंगे, तुम कहाँ रहोगे, घाटी पे। और दो ऊपर एक पहाड़ पर भेज दिया ये सारे के सारे, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, लिमिटेड लोग थे, तो जा करके बेचारे डर डर के वहां छुप गए, कहीं ऐसा ना हो किरात मार मार के लसाड़ेंगे, है ना। तो किरातों मतलब कोलों को किसने कूटा, किरातों ने कूटा। अब किरातों के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ग्रियर्सन ने जो किरात है, ग्रियर्सन है ना, हिंदी में भी इनका नाम आता है ग्रियर्सन। ठीक है, ग्रियर्सन ने किरातों को पुरानी प्रजाति कहा है, तो किरातों इन्होंने कहा कि ये सबसे पुरानी है, पूरा प्रजाति का है ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रियर्सन विशन ऐसे पूछ लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रियर्सन ने कहा कि उत्तराखंड की सबसे बुरा प्रजाति क्या है, वो है आपकी किराती है। इनको कीर किन्नर वीर पुरुष भी कहा जाता था। वीर भाई, दूसरे को मार मार के लसाड़ दिया और इनको वीर कह रहे हैं। कीर कहा जाता था, किन्नर कहा जाता था, और वीर पुरुष भी इनको कहा जाता है, वीर पुरुष भी इनको कहा जाता था, किनको, इन्हीं को, किरातों को। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि स्कंद पुराण में किरातों को मिल्ल कहा गया है। स्कंद पुराण आपका इतिहास में पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा गया, मिल्ल, मिल्ल या भिल, आई थिंक भिल, इसको देख लेना, एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो मिल्ल ही है ना। भाषा इनकी क्या थी, मुंड, ये वाला मुंड नहीं, भाषा मुंड। ठीक है, मुंड सर वाला नहीं, तो भाषा थी इनकी मुंड। और खाते क्या थे इनके, खाद्य था इनका, मतलब जो खाते थे, सत्तू, सत्तू होता है ना, गेहूं का, मिलेट्स जिसको आज के टाइम पे बोल रहे हैं, काफी हेल्दी होता है, तो उसका ही होता है, सत्तू खाते थे, इनका जो मुख्य खाद्य पदार्थ था, है ना। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, कालिदास और कालिदास के रघुवंश, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। कालिदास कहाँ है, कालिदास है ना, कालिदास के रघुवंश महाकाव्यम, रघुवंश महाकाव्य, है ना। और एक तो ये है, और एक है आपके कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में, और कौन है, हर्ष के दरबार में कौन रहते थे, हर्ष के दरबार में जिन्होंने हर्षचरित भी लिखी थी, बाण भट्ट। ठीक है, तो बाण भट्ट, है ना, बाण भट्ट की एक तो हर्षचरित है ना, तो ये तो हर्ष के दरबार में रहते थे, तो इसीलिए हर्ष के बारे में उसमें अच्छा अच्छा लिख दिया, है ना। तो इसमें नहीं, बाण भट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी, कादम्बरी भी एक पुस्तक है, उसमें भी जो है किरातों का वर्णन मिलता है, इसमें नहीं,
ये तो पुस्तक है उनकी, भले उनकी पुस्तक है ये हर्षचरित, भाई उन राजा के दरबारी कवि थे तो जाहिर सी बात है जो जो दरबारी कवि होगा वो अपनी राजा की प्रशंसा करेगा ही करेगा, उसके ऊपर एक ठीक ठाक अच्छी किताब, मोटी किताब छाप लेगा, है ना। तो ये कादम्बरी है। कादम्बरी और रघुवंश महाकाव्य में किरातों का भी जिक्र मिलता है, तो कालिदास ने भी जिक्र किया और बाण भट्ट ने भी जिक्र किया है ना। ये पॉइंट है, मुद्दा ये है। आगे देखते हैं कि क्या होते थे, भ्रमणकारी होते थे। भ्रमण मतलब घुमंतु टाइप के होते थे, क्योंकि घर परिवार मतलब ऐसा इनका कोई फिक्स नहीं था, कोई घर थोड़ी था इनका कि बड़ा अच्छा सा महल एक जगह से बना लिया और जिंदगी भर वहीं रह ली, है ना। जोड़ी जो झुग्गी झोपड़ी बनाते थे, झोपड़ी घास फूस का बना दिया अपने लिए और उसी में रहते थे, कुछ दिन यहाँ रहे फिर कुछ दिन घूमते रहते थे जहां जहां शिकार मिला। तो घुमंतु टाइप के थे, भ्रमणकारी होते थे और अपने आवास बदलते रहते थे। भाई उस जगह उनको कुछ खाने वाने का नहीं मिला, दूसरी जगह चले गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कैसे होते थे, भ्रमणकारी होते थे, भ्रमणकारी, ठीक है, भ्रमणकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, भ्रमणकारी और निवास स्थान भी ये बदलते थे। वर्तमान में इनके वंशज आपको मिल जाएंगे डीडी हाट में, डीडी हाट प्लस अस्कोट में इनके कुछ वंशज हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के अंदर आप देखोगे तो मेगास्थनीज की इंडिका है। मेगास्थनीज की इंडिका बहुत बार क्वेश्चन आता है एसएससी में, तो ठीक ठाक पूछता है, उसका गोद लिया हुआ क्वेश्चन। ये मेगास्थनीज की क्या है, इंडिका एक पुस्तक है, और ये इंडिका ऐसे ही नहीं लिखी है, इस इंडिका के पीछे भी एक स्टोरी है। इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। इंडियन इंडिका में भी किसका जिक्र मिलता है, किरात का, ठीक है, किरात मेगास्थनीज की इंडिका में भी। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त परिवार की मतलब व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या थी, ये जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट रहते थे खूब, 15 20 25 30 35 लोग एक ही परिवार के कहे जाते थे। और भूत प्रेत, ये तो कॉमन सी बात है, भूत प्रेत जादू टोना वशीकरण ये सब टोने टोटके भरपूर मात्रा में करते थे और विश्वास भी इस पर करते थे, है ना। उनका विश्वास भी था इस पे कि ये होता है भूत प्रेत, है ना। चुड़ैल चुड़ैलिनी, चुड़ैला नहीं होता है चुड़ैल चुड़ैल, खैर मजाक बात है। तो ये क्या है, ये होते थे आपके, इनका कहना था। तो ये है कौन, किरात। अब किरातों ने किसको लसाड़ा था, कोलों को। फिर किरातों को भी लसाड़ने के लिए कूट काट के आगे कौन, खस। तो खसों ने किसको लसाड़ा, किरातों को। बोला अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तो हमारा अधिकार है ना। तो खस आए, तीसरी जाति खस आए, ठीक है। ये खस बहुत लंबे समय तक रहे उत्तराखंड पर, इनका शासन बहुत लंबे समय तक चला। तो तीसरी जो जाति हो जाएगी पुरात, या इसको कहीं कहीं ना ऐसे भी लिखा होगा खस, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है, मतलब खस खस एक ही है, खसखस नहीं। कुछ होता है ना, पता नहीं खाने का आइटम, कुछ खसखस मैंने सुना है कुछ होता होगा, है ना। तो 1885, 1885 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इतिहास में आपके लिए। बताओ तो क्या हुआ था, जल्दी जल्दी बताओ, नहीं पता होगा। आईएनसी की स्थापना हो गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 में। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ, 1885 में इन खसों को शूद्रों में शामिल कर दिया गया सॉरी, शूद्रों में इनको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया था, शामिल कर दिया था, है ना। तो ये एक बात हुई, शूद्रों में इनको क्या कर दिया था, शामिल कर दिया गया था। महाभारत, मनुस्मृति, अगर आप देखोगे तो सब जगह इनका जिक्र मिलता है। महाभारत में मिलता है, मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति में जो दलित हैं और महिलाएं हैं इनके लिए एक भी बात अच्छी नहीं लिखी गई है है ना। तो ठीक है, मनुस्मृति मतलब आपने कोई चीज अनुभव करी, स्मृति अपने हिसाब से उसको लिख दिया। तो खैर एक बात है, महाभारत हो गया, मनुस्मृति हो गया, और आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस हो गया, है ना। मुद्रा, ये सारी रचनाएं हैं। मुद्रा राक्षस हो गया, वृहत संहिता हो गया, वृहत संहिता, संहिता मतलब किताब। पहले था ना भारतीय दंड संहिता, क्या थी, इंडियन आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। अभी तो इसको क्या कर दिया, बीएनएस कर दिया, सॉरी बीएनएस। इसको बताऊंगी, इसमें प्रावधान धाराएं सब बदल चुकी हैं। भारतीय दंड संहिता, संहिता मतलब एक किताब, है ना। तो वृहत संहिता, और किसमें आप बोल सकते हो कि महाभारत के तो सभा पर्व, मैंने आपको बोला था ना महाभारत में कितने पर्व है, 18 पर्व हैं। पर्व मतलब लेसन, महाभारत में लेसनों को पर्व कहा गया, पर्व कहा गया, है ना। तो
18 हैं टोटल। तो एक पर्व का नाम है सभा पर्व, जैसे इसी में है भीष्म पर्व है, वन पर्व है, अलग अलग इसमें पर्व हैं। तो इसमें भी किरातों का, ये सॉरी खसों का, इन सारी किताबों में खसों का जिक्र मिलता है। बात ये है ना। चलिए आगे देखते हैं। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा जो है इन्हीं के समय हुआ था। तो बौद्ध धर्म का प्रचार, है ना, बौद्ध धर्म का प्रचार सबके, गढ़वाल प्लस किसमें, गढ़वाल और कुमाऊं में, प्लस गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल प्लस कुमाऊं में इन्हीं के समय हुआ था। गढ़वाल प्लस कुमाऊं में इन्हीं के समय हुआ था। किसके समय, खसों के समय हुआ था। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार आप देखोगे, है ना, इन्हीं के समय हुआ। और बृहद संहिता में इनको तंगा कहा गया। क्या कहा गया, तंगा। तंगा किसमें, बृहद संहिता में, पुस्तक है ना बृहद संहिता, बृहद संहिता में इनको तंगा कहा गया। किसको, खसों को तंगा कहा गया। खस जो है बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट, इसके बारे में बहुत डिटेल है इनके बारे में, लेकिन मैंने आपको एग्जाम के पर्पज से बताया, वरना तो अगर मैं कोल पढ़ाने इतने डिटेल से कि क्या क्या इनमें था, रूप रंग में कैसे थे, बनावट में कैसे थे, खाते क्या थे, बनाते कैसे थे, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं तो बोल रही हूँ 2-3 दिन में आपका कोल ही सलटेगा, है ना। तो इतना लंबा हमको नहीं पढ़ना है। स्टोरी तो आप ऐसे भी गूगल वगैरह करके देख सकते हो, कोल की रात इनके बारे में, लेकिन आपको यहाँ क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बात ये है। तो जैसे ये हैं खस हैं, तो ये हष्ट पुष्ट माने जाते थे, शरीर से थोड़े से लंबे चौड़े होते थे, चपटी इनकी नाक होती थी, और खस जो है काफी मजबूत, और आपको जिसे आजकल बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग, ऐसे मिलेंगे आपको, लंबे चौड़े कद काठी में होते थे खस। इसीलिए तो मार मार के लसाड़ दिया था किसको, किरातों को। तो ये है आपके एक बात। अब इन जो खस है, क्योंकि ये लंबे समय तक रहे, तो इन्होंने जो है कुछ प्रथाएं चलाई, और थोड़ी ऊटपटांग भी है, थोड़ी अच्छी भी है, कुछ कॉमन है जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। तो इनकी प्रथाएं भी चली कुछ, उनको देखते हैं कौन कौन सी थी। प्रथाएं तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बोर्ड का कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको क्या दुख दर्द है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है ना। तो पहले थी इनकी घर जमाई प्रथा। घर जमाई, ये देखो, ये है दिक्कत इसको, घर जमाई प्रथा, है ना। आज कोई चीज किस्मत साथ नहीं दे रही है, क्योंकि खैर, है ना। मैं लाइट आ रही है जा रही है, क्योंकि मौसम खराब है, तो आधी वीडियो बन रही है, फिर आधी जो है लाइट चले जा रही, तो मैं बना नहीं पा रही हूँ। अभी जो है इधर वाली लाइट भी बंद हो चुकी है, और मुझे लग रहा है बारिश शुरू हो गई तो दोबारा लाइट बंद हो जाए। और यदि ऐसा होता है, बीच में ही लाइट चली जाती है, तो उसके लिए आप हमें माफ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है ना। तो घर जवाई और बहुत सारी चीजें, लगभग बहुत, मतलब 3-4 घंटे हो गए मुझे, मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी सी बना रही हूँ, लाइट चले जा रही है ना। खैर, तो घर जवाई जो प्रथा है वो इन्हीं की थी। अब समझो ये क्या थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो हम मतलब बड़े हो गए, कोल और किरात क्या है, वो हमने इनको मार मार के लसाड़ा है, तो ये छोटे हैं हमसे, ये हमसे छोटे हैं, मतलब हमसे, हमने इनको दबा दिया है। तो हम जब अपनी बेटी की शादी करेंगे तो कोल और किरात में नहीं करेंगे, क्योंकि हम, ये हमसे किसमें, मतलब शक्ति में कम हो गए, पावर में कम हो गए हैं। अब क्या करेंगे भाई, उस टाइम कोल किराती थे, तो इनकी जो बेटियां होगी, इन्होंने क्या कर दिया, उनकी शादी कैसे करेंगे। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम अपनी बेटी को, क्योंकि तुम शक्तिशाली भी नहीं हो, हमने तुम्हारे ऊपर शासन किया है, तो हम अपनी बेटी को तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि तुम हमसे शक्तिशाली कम हो, है ना, और हमारा आधिपत्य ज्यादा है। तो तुम अपनी, तुम्हारा जो लड़का होगा उसको हम शादी करके अपने घर ले आएंगे। घर जवाई यही तो होता है, आज के टाइम तो अच्छा नहीं माना जाता है, बोला घर जवाई बन गए, लेकिन हर कोई की मजबूरी अलग है, ऐसा थोड़ी है घर जवाई बना है तो अपने शौक से बना है, कुछ परेशानियां भी होती हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, घर जवाई प्रथा मतलब कोल और किरात से लड़के जो है अपने यहाँ ले आए और अपनी बेटी की शादी कर दी, तो अपने ही यहाँ इसको रख दिया। तो ये जो घर जवाई प्रथा है, ये इनकी देन है, किसकी, खसों की, ठीक है। हालांकि फिर धीरे धीरे इसको जो है खत्म कर दिया गया, और आज तो बहुत इक्का दुक्का है, वो भी शायद मजबूरी उनकी रहती होगी, क्योंकि स्टीरियोटाइप है, हमने डिसाइड करा है कि लड़की ही शादी करके लड़के के घर जाएगी, लड़का शादी करके लड़की के घर अगर आता है तो उसे घर जवाई कहा गया, और उसको समाज में भी अच्छा नहीं माना गया। ये हमारी मेंटेलिटी है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, और ये स्टीरियोटाइप है ना। आप कितने भी वेद पुराण वगैरह पढ़ लो,
सब में आपको शुरू से यही मिलेगा कि लड़की की शादी होकर लड़के के घर गई। तो हालांकि ये धार्मिक मुद्दा है और ये वेद पुराणों का मुद्दा है, इस पर सेंसिटिव मुद्दा होता है, थोड़ा सा इस पर बोलना ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, फैक्चुअल बेस बता रही हूँ, क्योंकि जेंडर जब हम पढ़ते हैं तो जेंडर के अंदर इक्वेलिटी की बात करता है, स्टीरियोटाइप नहीं करना है ना। वो जेंडर के अंदर बताऊंगी क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये घर जमाई प्रथा किसकी है? खसों की प्रथा है। एक जेठा प्रथा होती थी इनमें, जेठा प्रथा, ठीक है। जेठा प्रथा क्या होगी आपकी? इसमें क्या होगा कि सब, ये तो कॉमन सी बात है और आज भी यही होता है कि जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका संपत्ति पर अधिकार होगा। हालांकि ये बहुत हद तक अभी नहीं है, अभी तो रिटायरमेंट पे, मतलब जब पापा की संपत्ति पे लड़का और लड़की दोनों का ही क्या है, हक है मतलब। और रिटायरमेंट होने पर आजकल तो पापा भी अपनी बेटियों को भी बराबर हिस्सा ही देते हैं, भाई को भी और मतलब बेटियों को भी। तो जेठा प्रथा में क्या होगा? सबसे बड़े पुत्र का अधिकार होगा, जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका क्या है? संपत्ति पर अधिकार होगा, पुत्र का अधिकार। और मान लो फिर इसके भी दो बेटे हो गए, है ना। मान लो कोई ए था पिता, फिर इता नहीं पिता, इस पिता के दो बच्चे थे, मतलब ए नाम के जो वो है इसके बच्चे थे बी और सी, है ना। तो ये बी जो है वो बड़ा है, ये पहले नंबर का है और ये दूसरे नंबर का है, तो संपत्ति पे तो इसका अधिकार होगा। फिर इसी के भी अगर दो बेटे हो गए तो इसके भी जो सबसे बड़ा होगा उस पर होगा, फिर इसके भी हो गए तो जो सबसे बड़ा होगा। इस टाइप्स का इनका चलता था। खैर, अरे ये तो सारा ही गायब हो गया। आगे देखते हैं, इन्हीं में थी एक झटेला प्रथा, झटेला फटेला झटेला प्रथा, ठीक है। तो झटेला प्रथा में क्या था आपका? इनमें क्या होगा? यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, तो इसमें क्या था कि यदि कोई स्त्री जो है, लड़की है या स्त्री है, वो दूसरे लड़के से शादी करती है तो उससे जो पहले पति से उत्पन्न जो बेटा होगा उसको झटेला कहा जाएगा। मतलब जो उसका पहले पति से उत्पन्न पुत्र हुआ होगा उसे क्या कहेगा? झटेला कहा जाएगा। झटेला, उस पुत्र को झटेला कहा जाएगा, ठीक है। ये एक बात है। नेक्स्ट एक इनमें प्रथा थी टेकुआ प्रथा, टेकुआ प्रथा। तो टेकुआ प्रथा में क्या था कि जो मतलब कोई विधवा है ना, जो कोई विधवा है, विडो है, तो वो किसी भी पुरुष को मतलब लीगल और इलीगल किसी भी तरीके से अपने घर में रख सकती थी। तो ये थी टेकुआ प्रथा। विधवा थी तो वो रख सकती है, विडो है कोई तो लीगली भी रख सकती है और इलीगल तरीके से भी रख सकती थी, अलाउड था, है ना। कोई दिक्कत, दर्द, दुख तकलीफ नहीं थी इनको। ये थी इनकी टेकुआ प्रथा। नेक्स्ट जो है इन, अच्छा एक और पॉइंट है, इन प्रथाओं के अलावा एक और प्रथा थी कि खस जो है, जब जैसे मान लो इनकी जो बेटी है, दो बेटी हो गई, तो जो सबसे बड़ी बेटी है उसे मंदिर में दान कर देते थे, जिसे क्या कहा जाता था? देवदासी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? देवदासी। प्रथम यानी ज्येष्ठ पुत्री को ये मंदिर में